स्वागत है आप सभी का। आज तारीख है 1 फरवरी 2024 और आज हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2024 को पेश किया है। इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं और क्या आयकर में चेंज है, सभी को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और क्या बजट से हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो ये जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने बजट को लगातार छठी बार पेश किया है और ये ऐसा करने वाली तीसरी वित्त मंत्री बन गई हैं। इनसे पहले दो पूर्व वित्त मंत्री हमारे, एक तो सीडी देशमुख जी और एक मोरारजी देसाई, ये दोनों भी छह छह बार बजट पेश कर चुके थे। तो ये ऐसा करने वाली हमारी वित्त मंत्री छठी बन गई हैं। नेक्स्ट बात करें एक्सपेंसेस की, तो बजट की परिभाषा और महत्व। बजट जो है हमारा वित्त मंत्रालय, एक तो वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है और बजट द्वारा वित्तीय वर्ष के भविष्य की संभावित प्रासंगिकताएं तय की जाती हैं। इससे जो भी हमारा आने वाला वित्त वर्ष होगा उसमें क्या क्या हमारे एक्सपेंसेस होने चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए, सभी के बारे में हमारे बजट में दिया जाता है। कितनी आमदनी हुई और कितना व्यय होगा आने वाले वित्त वर्ष में, ये सब बजट में दिया जाता है। और क्या हमारे देश की विकास योजनाएं होंगी वो भी सभी इसी में बनाई जाती हैं। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो जीडीपी का 3.4% इस बार एक्सपेंस व्यय का लक्ष्य है, जो कि सेवंथ टाइम वन करोड़ रुपए का लक्ष्य है। और ये हमारा 11,11,111 करोड़ रुपए हो जाता है, जो हमारे बजट 2024 का 24-25 का वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक्सपेंस का लक्ष्य है। नेक्स्ट, अगर बात करें बजट तैयार कैसे होता है, तो बजट हमारा वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है और उसके जो भी चेयरपर्सन होते हैं वे सभी इसे मिलकर तैयार करते हैं और फिर उसका बजट का विनिमय विनिमय होता है और उसके बाद उसे संसद में पेश किया जाता है। और बजट के क्या कुछ मुख्य बिंदु हैं और क्या उसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ये सभी को चलो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले बजट में 2047 तक विकसित भारत का हमारा लक्ष्य दिया गया है कि 2047 तक भारत को विकसित करना है। प्रकृति आधुनिक अवसंरचना और सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत का हमारा लक्ष्य है। और जो विकास का मंत्र रहा है इसमें बताया गया है सबका साथ सबका विकास, सभी का व्यापक विकास। और इसमें सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और जोड़ दिया गया है। और सबका प्रयास के समर्थन से जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता। और विकसित भारत कब तक, 2047 तक बनाने का हमारा इसमें लक्ष्य बताया गया है। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि कब तक विकसित भारत का लक्ष्य है, तो 2047 तक। एक ये क्वेश्चन बन सकता था हमारा कि कौन सी बार वित्त मंत्री जी ने हमारा पेश किया है, तो ये छठी बार किया है। और ऐसा करने वाली कौन सी वित्त मंत्री बन गई है, तो तीसरी बन गई है। इसके पहले कौन कौन, एक तो सीडी देशमुख जी और एक मोरारजी देसाई ऐसा कर चुके हैं। और बीए का लक्ष्य कितना है, 11,11,111 करोड़ रुपए का, और जो कि 3.4 जीडीपी का टोटल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जन केंद्रित समावेशी विकास। तो इसमें हमारा विकास का जो लक्ष्य है वे सभी प्रकार की अवसंरचनाएं, भौतिक, डिजिटल और सोशल, सभी तरीके का विकास का इसमें जिक्र किया गया है। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, औपचारिकरण और वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिला है। जो हमारा ये पिछला वित्तीय वर्ष रहा है उसका बताया हुआ है क्या क्या हमारी उपलब्धियां हैं। जीएसटी द्वारा कर आधार को गहनता और विस्तार की प्राप्ति हुई है। जीएसटी के द्वारा हमारे कर आधार जो है उसे गहनता मिली है और विस्तार मिला है। और सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र से बचत, ऋण और निवेश
वापस पटरी पर लौट गया है। जो सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र हुआ है उससे बचत और ऋण और निवेश में काफी अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिली है। और अर्थव्यवस्था में वैश्विक पूंजी और वित्तीय सेवाओं मजबूत हुई हैं। मुद्रास्फीति का सक्रिय प्रबंधन हुआ है। मुद्रास्फीति को हमने बढ़ने नहीं दिया है। और देश के सभी भाग आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं। अब जो सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि इनकम टैक्स जो ITR होता है उनकी नंबर भी बढ़े हैं, जो कि अभी नीचे हम देखेंगे। ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर डॉलर, ये जो ये वाली लाइन है ये तो डॉलर की है, सॉरी ये तो इंडियन डॉलर GDP ग्रोथ है, और ये जो ब्लू वाली है ये वर्ल्ड डॉलर ग्रोथ है। तो हम देख देख सकते हैं कि इंडियन डॉलर की ग्रोथ काफी अच्छी है। अब देखते हैं गरीब कल्याण देश का कल्याण। तो इसमें क्या क्या हुआ है। एक है DBT से 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो जो बेनिफिट पहले दिए जाते थे वे पहले किसी और के बैंक अकाउंट में जाते थे, फिर उसके बाद दूसरे में, फिर ऐसे जाते थे। पर अब जो क्या है, अब DBT लागू किया है सरकार ने, डायरेक्ट बेनिफिट जिसे होता है उसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। तो उससे ये दिया गया है कि 2.7 लाख रुपए की बचत हुई है और 25 करोड़ लोग बहु आयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। जो 25 करोड़ है वो गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। यहाँ पर ये ग्राफ में डेटा दिया गया है। जहाँ 2005-06 में 55 करोड़ थे हमारे गरीबी रेखा के नीचे, अब वो कम होकर 11.3 करोड़, नहीं ये परसेंट में दिया गया है, ये डाटा जो परसेंट में दिया गया है, ये 2005-06 में 55% थे गरीब, और अब 22-23 में ये डाटा जो कहता है 11.3% हमारे गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं। ये गरीबों की संख्या में प्रतिशत कमी है, 11.3% गरीबी कम हुई है। और युवाओं के लिए क्या है, युवाओं के लिए 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत जो है परीक्षण मिला है। 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत परीक्षण मिला है। और PM श्री बजट आवंटन में बढ़ोतरी हुई है। ये जो पहले 2023 और 24 में 4,000 करोड़ रुपए थे, वो अब 2024-25 के लिए 6,050 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये हमारा PM श्री बजट आवंटन है। कितना हो गया है, अब बढ़ाकर 4,000 से 6,050 करोड़ रुपए कर दिया गया है। युवाओं को उद्यमी बनाने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए PM मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए। जो युवाएं हैं उनके लिए 43 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है IIT, जो 2014 में 16 थी IIT की संख्या, अब बढ़कर कितनी हो गई है, 23 हो गई है। और एम्स जो हमारे 7 थे 2014 में, अब बढ़कर वो 22 हो गए हैं। ऐसे ही विश्वविद्यालय जो 723 थे 2014 में, अब बढ़कर विश्वविद्यालय 1,113 हो गए हैं। यहाँ पर PM किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष सहायता मिली है, वित्तीय सहायता। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा मिला है। तो ये भी हमसे पूछा जाता है कि PM किसान योजना के तहत कितने करोड़ किसानों को सहायता मिली है, तो 11.8 करोड़ को। और फसल बीमा के 4 करोड़ किसानों को। 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम का समर्थन करने वाले ENAM के तहत 1,361 मंडियों का समेकन किया गया है। और देखो ये गेहूं और चावल की खरीद का डेटा दिया गया है। जो खरीद पहले ये लाख मैट्रिक टन में है, ये 30 लाख मैट्रिक टन होती थी, अब ये 2023-24 में 38 लाख मैट्रिक टन हो गई है। और
गेहूं की वहीं घटती जा रही है। गेहूं की पिछले साल तो 188 लाख मैट्रिक टन हुई थी और 23-24 में 262 लाख मैट्रिक टन है। और जो कि सबसे ज़्यादा 21-22 में थी 433। महिलाओं के लिए क्या क्या हुआ है ये देख सकते हैं। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिया गया है, 30 करोड़। और 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में जो है महिलाओं के नामांकन में 28% की ग्रोथ हुई है। स्टेम पाठ्यक्रमों में महिलाओं का 43% नामांकन हुआ है। जो स्टेम पाठ्यक्रम होते हैं, 83 लाख स्वयं सहायता समूहों की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है। लखपति दीदी स्कीम थी ना, तो उससे 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। और जो ये बनाया गया है, ये 83 लाख ये समूहों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, जो महिलाओं का भागीदारी है वो ये है। जो 2017-18 में 23% थी, 23.3, अब 22-23 में 37% हो गई है। और अमृतकाल के लिए जो कार्यनीति बनाई गई है ये है। वर्ष 2070 तक निवल शून्य बनाने का लक्ष्य है। निवल शून्य मतलब हमारा कार्बन वाले जो प्रोडक्ट हैं उन्हें कम करने के लिए। पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन, कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता की स्थापना, सीएनजी, पीएनजी और संपीड़ित बायोगैस का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण, बायोगैस एकत्रीकरण, मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, ये सब निवल शून्य के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट है छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना। प्रति माह जो किया गया है 300 यूनिट फ्री बिजली पाने में 1 करोड़ परिवारों की सहायता की है। 300 यूनिट फ्री बिजली किसके द्वारा किया गया है? सौर ऊर्जा प्रणाली के द्वारा। यहाँ पे सौर ऊर्जा का देख सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को अपनाना, ई बसें स्टार्ट की गई हैं। ई वाहन के विनिर्माण और चार्जिंग द्वारा ई वाहन इकोसिस्टम को मजबूत बनाया गया है, नहीं बनाना है, ये उद्देश्य है हमारे। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की नई योजनाएं शुरू की गई हैं। ओके, यहाँ पर दिया गया है गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन। जो गैर जीवाश्म ईंधन होता है उसमें क्षमता में कितने % की वृद्धि हुई है? तो ये अब 43.9% की वृद्धि हुई है 2023 में। और ये नवंबर 2023 का डाटा है। और ये देखो, PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है उसके तहत 10 करोड़ LPG कनेक्शन जारी किए गए हैं। और उजाला स्कीम के तहत 36.9 करोड़ LED बल्ब दिए गए हैं और 72.2 लाख LED ट्यूब लाइट दी गई हैं। ऐसे ही 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया है। आगे दिया गया है SNLP के तहत 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। अमृतकाल के लिए कार्यनीति सेकंड ये है, अवसंरचना और निवेश। तो क्या क्या? लॉजिस्टिक कार्यकुशलता बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना ये पूछ सकता है हमसे, ये किससे है? तो ये लॉजिस्टिक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना स्टार्ट की गई है। 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। और ये पूछ सकता है पीएम गति शक्ति योजना में क्या होगा? तो 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट है द्विपक्षीय निवेश समझौते के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। द्विपक्षीय निवेश समझौता किया गया है, उससे हमारा क्या बढ़ेगा? विदेशी निवेश जो है वो बढ़ेगा। और आगे उड़ान योजना के अंतर्गत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार होगा और नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास होगा। उड़ान योजना किससे संबंध है? हमारी हवाई जहाज और हवाई अड्डों से संबंधित है।
ऐसे ही मेट्रो रेल और नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तन को बढ़ावा देना। देखो मेट्रो रेल जो नमो भारत स्टार्ट हुई है पहली इंडिया की रैपिड रैपिड मेट्रो ट्रेन, तो ये कहाँ से कहाँ तक हुई है, ये दिल्ली से मेरठ तक हुई है। तो इसके द्वारा शहरों में परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा। और ये पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हम यहाँ देख सकते हैं। ये वही दिया है व्यय, जो कि व्यय हमने स्टार्ट में देखा था। तो व्यय कितना है, जीडीपी का 3.4% व्यय होगा ना, और वो कितना है 11,11,111 करोड़ रुपए। तो ये इस ग्राफ में दिया गया है। ऐसे ही एफडीआई के अंतर प्रवाह को दोगुना कर दिया गया है, जो 2014 में 298 था, वो अब बढ़कर 596 हो गया। ये क्वेश्चन हमारा ये बनता है बीआई का, जीडीपी का कितना है और कितना रुपए है वो। यहाँ पर नेशनल हाईवेज बताया गया है, जो 2015 में 97,991 किलोमीटर थे, वो अब 2022 में बढ़कर कितना हो गया है 1,44,634 किलोमीटर। ऐसे ही कार्गो ट्रैफिक एट मेजर पोर्ट्स, जो पोर्ट पर 581 मिली टन होता था, अब वो कितना हो गया, वो अब बढ़कर 720 हो गया है। ऐसे ही इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट जो थे, वो पहले 2015 में डाटा इतना था, और ये बढ़कर 2022 में इतना हो गया है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट जो है वो 16 थे मिलियन टन्स, अब वो बढ़कर 25 मिलियन टन्स हो गए हैं। ऐसे ही एयरपोर्ट जो 2015 में 74 थे, अब 2022 में बढ़कर एयरपोर्ट हमारे 149 हो गए हैं। तो ये एयरपोर्ट का काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अमृतकाल के लिए जो कार्यनीति तीसरी है उसे देखते हैं। रोजगार सृजन सहित तेजी से विकास में राज्यों को सहायता करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या है देखते हैं। ये यहाँ पर गर्भावस्था की गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं का परसेंट दिया गया है, जो 2018 में 68% था, अब वो 2023 में बढ़कर 89% हो गया है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, वो प्रति लाख जनसंख्या का नामांकन कितना है, जो 2018 में तो 1737 था, अब 2023 में बढ़कर प्रति लाख पर 13,195 कौन है वे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में पंजीकृत है। स्वास्थ्य को लेकर जो कुछ योजनाएं हैं, बालिकाओं के लिए 9 से 14 वर्ष को सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बेहतर पोषण उपलब्धता, बचपन में आरंभिक देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 में तेजी लाई गई है जाएगी। मिशन इंद्रधनुष, ये क्वेश्चन बन सकता है। मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयास के लिए यू विन प्लेटफॉर्म आरंभ किया गया है। तो यू विन प्लेटफॉर्म किसके लिए किया गया है, मिशन इंद्रधनुष मिशन के तहत, और ये किसके लिए है, टीकाकरण होगा इससे। आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत सभी आशा कर्मियों, आंगनबाड़ियों, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत के तहत आशा कर्मियों, आंगनबाड़ी और कार्यकर्ताओं को बीमा दिया गया है, स्वास्थ्य बीमा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ग्रामीण वाली जो है 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है। अगले 5 वर्षों में लगभग 3 करोड़ आवास दिए गए हैं, किसके तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और अगले 5 वर्षों में ये 2 करोड़ आवास और देने का लक्ष्य है। ऐसे ही अपना घर बनाने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे ही मध्यम वर्ग आवास योजना भी आरंभ की जाएगी आने वाले वित्त वर्ष में। पर्यटन की बात करें तो कारोबार को आकर्षित करने और स्थानीय उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
ठीक है। और 60 स्थानों पर G20 की बैठकें, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो G20 60 स्थानों पर हुई थी। वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता दिखाई गई है। विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में पत्तन कनेक्टिविटी, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तो सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी। फसल की कटाई के लिए जो उपकरण की उपलब्धता बढ़ावा देगी। इसमें नैनो DAP का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। नैनो DAP का जो होता है उसका उपयोग बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु कार्यनीति तैयार की जाएगी। जो तिलहन का फसल होती है उसके लिए भी कार्यनीति बनाई जाएगी। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार होंगे। ऐसे ही डेयरी में भी विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का विस्तार होगा ताकि जल कृषि उत्पादकता भी बढ़ाने के लिए दोहरे निर्यात और रोजगार के पर्याप्त अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा। 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। एक्वा पार्क भी होते हैं पानी वाले, ये 5 स्थापित किए जाएंगे। देखो एक इम्पोर्टेंट ये आता है बेरोजगारी की दर कम करना। जो बेरोजगारी दर हमारी 2017-18 में 6.1 थी, अब ये 2022 और 23 में 3.2% रह गई है। ऐसे ही ये डाटा डिजिटल लेन देन का बढ़ता हुआ ग्राफ दिया गया है कि डिजिटल लेन देन तो बढ़ ही रहा है हमारा। ऐसे ही सकल अग्रिमों के परसेंट के रूप में GNPA कम करना, GNPA कम हो रहा है। चलो कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं। कराधान देखते हैं। प्रत्यक्ष कर जो है डायरेक्ट टैक्स संग्रहण में पिछले 10 वर्षों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, जैसे इनकम, उसमें कितनी वृद्धि हुई है? 10 वर्षों में पिछले 3 गुना हो गया है हमारा इनकम टैक्स वगैरह, जो भी डायरेक्ट कर के अंतर्गत आते हैं। और विवरण दाखिलकर्ताओं की संख्या में कितने गुना वृद्धि हुई है? 2.4 गुना। विवरण दाखिलकर्ता मतलब जो भी ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, उनमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 2.4 गुना की। ये क्वेश्चन भी दोनों हमारे परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तेज रिफंड प्रतिदाय धन वापसी वितरणों के औसत संसाधन समय 93 दिवस से कम होकर 10 दिन कर दिया गया है। जो रिफंड होता है वो पहले जो जिसकी अभी 93 दिन होती थी वो 10 दिन में अब रिफंड हो जाता है। चलो आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं। क्या है? वर्ष 2019 में आयात निर्गम समय में गिरावट। जो आयात का निर्गम समय होता था उस वो कम हुआ है। इंटेल इनलैंड कंटेनर डिपो में 47% की गिरावट हुई है। एयर कार्गो परिसर में 28% और बंदरगाहों में 27%। जो आयात निर्गम का समय होता है उस समय में इतना इतना कमी हुई है, तो मतलब फास्ट हो गया है वो। बात करें कर प्रस्ताव की, तो जो भी प्रत्यक्ष कर जिसका भी लोन है उसके बारे में दिया गया है। अगर 10 साल वित्त वर्ष 10 तक किसी ने 2010 से लिया गया है कर, तो उसे अगर वो चुकाता है तो उसे 25,000 तक रुपए की छूट मिलेगी। ऐसे ही वित्त वर्ष 11 से 15 तक होगा। अगर उसने 2010 और के 15 तक के बीच लिया है तो 10,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। तो ये हम लोन जमा करेंगे तो ये उसमें छूट का दिया गया है। 2010 में 10 से पहले लिया होगा हमने और उसे जमा करते हैं तो 25,000 रुपये की छूट मिलेगी। और 2010 से 15 तक के बीच का है तो हमें 10,000 रुपये की छूट मिलेगी। अब पुराने कर दरों को बनाए रखा है। जो भी इनकम टैक्स पहले लगता था वही सेम टू सेम हमारा अभी भी लगेगा। अगर बात करें आयात शुल्क और प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर की, इनकी देखें तो जो घरेलू कंपनियां होती हैं
उनके लिए 22%, पहले भी ये इतना ही था, अभी भी इतना है। और जो नई विनिर्माण कंपनी होती है उसके लिए 15% टैक्स है, पहले भी ये इतना ही था। ये यहाँ से क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो मौजूदा घरेलू कंपनी है उनका तो 22% टैक्स होगा उनका, और जो नई विनिर्माण कंपनियां होंगी उनके लिए 15% टैक्स होगा। और जो ये 7 लाख रुपए तक का पहले भी टैक्स नहीं लगता था, और इस बार भी 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को कोई कर दे नहीं होगा। मतलब अगर हमारी आय 7 लाख रुपए तक है तो हमें कोई कर नहीं देना होगा। और अगर 7 लाख रुपए से ऊपर है तो कितना देना होगा? 7 लाख रुपए से अगर 10 लाख रुपए तक है तो हमें 20% देना होगा, और अगर 10 लाख रुपए से ऊपर होगी तो फिर 30% टैक्स लगेगा। अब देखते हैं हमारे जो प्यारे भारत देश की इनकम है वो कहाँ कहाँ से होती है। तो सबसे पहले तो 28% जो है हमारा जो पैसा है वो उधार से आता है, जो हम दूसरे देशों से उधार लेते हैं, उधार और अन्य तरीकों से जो आता है वो 28% आता है। अगर ये 1 रुपया है तो 28 पैसे हमारे उधार के हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है वो है इनकम टैक्स, आयकर। इनकम टैक्स से हमारा 19% जो है, अगर 1 रुपया हमारे देश की इनकम है तो 28% तो उधार है, और 19 पैसे इनकम टैक्स से आते हैं। और ऐसे ही जीएसटी से 18 पैसे आते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि इनकम टैक्स कितना परसेंट है, तो इनकम टैक्स 19% है, और जीएसटी से 18% टोटल इनकम है इंडिया की। ऐसे ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% है, और कॉरपोरेशन से 17% है, और सीमा शुल्क से 4%, और ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां जो है 1% है, और कर भिन्न प्राप्तियां ये 7% है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉरपोरेशन या फिर केंद्रीय उत्पादन शुल्क, इनका ही पूछता है। नेक्स्ट बात करें, रुपया कहाँ जाता है, जो हमारी इनकम होती है वो कितना कितना परसेंट कहाँ कहाँ किसको दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या है, करों को और शुल्कों में राज्यों का भाग जो राज्यों को दिया जाता है वो 20% दिया जाता है। और दूसरे बात करें ब्याज भुगतान, जो हमने देखा था कि 28% जो है हमने उधार लिया हुआ है, तो उसका ब्याज देने के लिए 20% तो हमारा ब्याज में चला जाता है। और केंद्रीय क्षेत्र क्षेत्र की योजनाएं, जो केंद्र की योजनाएं होती हैं हमारे, उस पे 16% खर्च होता है। और ऐसे ही अन्य भी है 9%। पेंशन जो होती हैं, जो भी पेंशन होती हैं उसमें टोटल का 4% पेंशन पे भी होता है। और रक्षा में 8%, सब्सिडी 6% है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं 8% है, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 8% है। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट मंत्रालय को आवंटन, जो हमारे किस किस मंत्रालय को कितने कितने रुपए दिए गए हैं। तो ये करोड़ लाख करोड़ रुपए में दिए गए हैं। 6.2 लाख करोड़ रुपए किसे सबसे ज्यादा किसे पैसा आवंटन किया गया है? रक्षा मंत्रालय को किया गया है। कितने रुपए? 6 लाख 6.2 लाख करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आवंटन किया गया है कितना? 2.78 लाख करोड़ रुपए। और तीसरे नंबर पर, ये पहला नंबर पर रक्षा मंत्रालय, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किसे हमारा वितरण किया गया है, आवंटन किया गया है, तो रक्षा मंत्रालय को कितना? 6.2 लाख करोड़ रुपए। तीसरे पे है रेल मंत्रालय, 2.55 लाख करोड़ रुपए। फिर नेक्स्ट है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए, और ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए। ऐसे ही रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 करोड़ लाख करोड़ रुपए। संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चलो, इसमें हमने लगभग जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो देख लिए। एक बार ये देख लेते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो होती है, ये स्कीम है कुछ महत्वपूर्ण, एक दो इन्हें देख लेते हैं। जो पहले
क्या था? महात्मा गांधी मनरेगा की बात करता है। 60,000 ये मनरेगा में पिछले साल जो हमारा 60,000 करोड़ रुपए खर्च था, अब मनरेगा के लिए कितना आवंटन किया गया है? 86,000 करोड़ रुपए। ऐसे ही आयुष्मान भारत जो हमारा अभियान है मेडिकल से संबंधित, इससे पहले आवंटन था 7200 करोड़ रुपए, अब कितना कर दिया गया है? 7,575 करोड़ रुपए। ऐसे ही उत्पादन संबंध प्रोत्साहन जो योजनाएं होती हैं, उनमें पहला इतना था, अब बढ़ाकर 6200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसे ही जो सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण पारितंत्र के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम है। देखो, सेमीकंडक्टर हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज होती हैं, सब में सेमीकंडक्टर का यूज होता है, और सेमीकंडक्टर की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसके लिए भी ये बढ़ा दिया गया है। आवंटन लगभग डबल से भी ज़्यादा कर दिया, पहले 3,000 था, अब 6,903 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। ऐसे ही सौर ऊर्जा में पहले आवंटन इतना था 4,970 करोड़ रुपए, अब 8500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ऐसे ही राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए पहले 297 करोड़ रुपए था, अब डबल से भी ज़्यादा 600 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना। बाकी इसे कुछ सजेशन हो तो कमेंट करके बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।